Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start crop production and management chapter of पार्ट 2। हमने अपने पार्ट 1 में हमने ये पूरा पढ़ लिया था कि क्रॉप क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने खरीफ रबी क्रॉप पढ़ लिया था। और हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने पढ़ लिया था कि हम एग्रीकल्चर करने के लिए पहले सॉइल को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, ये सब पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सोइंग के बारे में। इस चैप्टर में हम बेसिकली सोइंग से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 है। सोइंग बेसिकली वो होता है जब हम अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जब हम अपने खेत में अपने जब एग्रीकल्चर जो हमारा खेत होता है उसमें जब हम मिट्टी में जब हम कोई सीड बोते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोइंग, मतलब बोना। तो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा खेती करने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। हमें मिट्टी के अंदर हमारा जो बिया होता है उसे बोने से पहले हमें कुछ गुड क्वालिटी के और साफ़ और हेल्दी सीड हमें पहले सेलेक्टेड करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें जाके बोना पड़ता है। देन सेलेक्शन ऑफ सीड्स। पहेली ने सोचा, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड pour सम वाटर ऑन दैम। तो पहेली ने एक दिन क्या देखा कि जो उनकी मम्मी है उन्होंने वेसल के अंदर कुछ ग्राम सीड्स डाल दिए और उसके अंदर फिर पानी डालने लगी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। उसके बाद पहेली ने कुछ देर के बाद देखा कि वेसल के अंदर जो उसकी मम्मी ने ग्राम के सीड डाले थे फिर पानी डाले थे, तो कुछ देर के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो उनका जो सीड था ना वो पानी में तैरने लगा था। तो ये क्यों हुआ था, आगे देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, टेक अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है, उसके बाद एंड फिल हाफ ऑफ इट, हमें उसे हाफ पानी से भर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टेयर वेल वेट फॉर सम टाइम। और कुछ हमें गेहूं के दाने लेने हैं और इसके अंदर कुछ दाने हमें डाल देने हैं और कुछ मिनट्स के लिए हमें वेट करना है। हम उसके बाद क्या देखेंगे, आर दीज देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या यहाँ पर कुछ सीड्स फ्लोट हो रहे, तैर रहे हैं ऊपर। दोज वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक। क्या कोई हमारा नीचे डूब गया है जो कि हमारा हैवियर या लाइटर है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो इतने मतलब हल्के क्यों है जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर्थर्स लाइटर। जो हमारे डैमेज सीड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे गुड क्वालिटी के नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो लाइटर बहुत हल्के हो जाते हैं, इसीलिए वो पानी में तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज वन। ये बहुत अच्छा तरीका है हमें पता लगाने का कि कौन सा गुड हेल्दी सीड है जो कि हमें डैमेज वाले सीड से हमें बचाता है कि कौन सा हमारा गुड सीड है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो द टूल्स यूज फॉर सोइंग करने के लिए जैसे हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने प्लग यूज़ किया था, उसके बाद फिर हमने बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज़ किए थे। तो हमें सोइंग के लिए बोने के लिए भी अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टूल देखते हैं, मतलब जो हमारे पीछे एशियन टाइम में जो यूज़ होते थे टूल्स। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप्ड लाइक अ फनल। ये कुछ फनल इस टाइप का होता है, फनल टाइप का होता है। यहाँ पर सीड डालते हैं। द सीड आर फिल्ड इन टू द फनल। यहाँ पर फिर यहाँ से सीड डालेंगे और देन उसके बाद पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड दीज एंड फीड्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड। बेसिकली क्या होता है, ऐसे हमारा फनल होता है और यहाँ पर कुछ 2-3 यहाँ पर पाइप्स लगे रहते हैं जो कि हमारा कनेक्टेड होता है हमारे सॉइल के अंदर। वो बहुत शार्प होता है तो सॉइल के अंदर कनेक्टेड होता है। ये फनल के अंदर जो सीड्स हमारे होते हैं, जो भी हमें बोना है हम मिट्टी में, तो हम सीड डाल देते तो अलग अलग पाइप से वो निकलते हुए जाके सॉइल में वो अंदर जाके बो जाएगा। यहाँ पर फिगर 1.2 में भी दिया है। पहले यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर 2 काउज़ हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक फ़नल है और यहाँ पर कुछ बहुत सारे पाइप्स यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो ये क्या होगा, शार्प होगा एंड इसका, तो ये जाके जहाँ जितने भी सीड डालेंगे यहाँ पर ये जाके अलग अलग जगह फैल जाएगा, अलग अलग जगह आ जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता था, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये बहुत टाइम लेता है और साथ में बहुत सारे लोग का टाइम भी बहुत लेता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिकली अभी ये यूज़ नहीं होता कहीं। अब पढ़ते हैं हम सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से बोलते हैं, इसका पिक्चर यहाँ पर दिया है। नाउ डे द सीड ड्रिल फिगर 1.2b में दिया है इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये जो सीड ड्रिल होता है ना, ये सीड ड्रिल है। यहाँ पर ये शार्प एंड्स होते हैं, यहाँ से हमारा बोया जाता है।
तो ये क्या होता है, ये ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर के पीछे कनेक्टेड होता है, जिससे आगे ड्राइवर ट्रैक्टर बैठ के चलाता है, पीछे से ये होता चला जाता है। सो उसके बाद क्या है, दिस शोज the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seed get covered by soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds sowing by using a seed drill save time है। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये अभी हम यूज़ करते हैं, एशियन टाइम का नहीं, ये हम अभी यूज़ करते हैं। सो इससे क्या होता है, यहाँ पर इसकी ये जो हमारा सीड ड्रिल है, ये ड्राइवर्स जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उसके पीछे ये अटैच होता है, तो इससे आगे ड्राइवर चलाता है, पीछे से सॉइल में। इसमें एक ख़ास बात है कि इक्वल डिस्टेंस, ये एकदम यूनिफॉर्म डिस्टेंस में ये जाके वो करता है। सो सीड्स यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में होता है, और डेप्थ मतलब गहराई, एक ही गहराई से ही वो हो जाता है। तो जैसे ही चलता जाएगा तो इक्वल डिस्टेंस जैसे ही चलेगा, अगर ट्रैक्टर ड्राइवर चलाएगा तो ये इक्वल डिस्टेंस से ऐसे ऐसे वो हमारे जो बीए होते बोते चले जाएंगे, और साथ में एक ही जैसा डेप्थ होगा उसका, गहराई। सो इससे क्या होता है, हमारा इससे जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारा जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स जो हमारे सीड्स खा लेते हैं खेतों में आके, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है सीड ड्रिल। और सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम है, और ये यूज़ करने से हमारा टाइम साथ में लेबर दोनों हमारा बचाता है। सो दैट्स वाई नाउ डेज वी आर यूजिंग सीड ड्रिल। सो फिर बूझों ने सोचा, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? So उसने सोचा, नर्सरी वो होता है जहाँ पर हम प्लांट्स पौधे वहाँ पर होते हैं, और वहाँ से हम खरीद के भी कभी कभी लाते हैं। सो उसने देखा कि उसके स्कूल के बगल में नर्सरी था, उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्मॉल बैग में पैक करके क्यों रखा है। फिर उसकी बहन ने उसे बताया कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो उसे रखना ज़रूरी होता है। Then appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of seed. This allows seed to get, so क्या इसमें क्या बोला, जो सीड ड्रिल जो हमारा जो जैसे ये हमारा खेत है, सो खेत में जो हम बोते तो इक्वल डिस्टेंस में बोना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो प्लांट जब ग्रो हो जाएगा, सो अगर कहीं भी हमने ऐसे कहीं भी सीड बो दिया, समझो कहीं भी बो दिया, तो जब वो अभी तो पता नहीं चलेगा जब हमने बोया, लेकिन जब वो प्लांट ग्रो होगा तो क्या होगा, ओवर क्राउड होगा, एक के ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये उसकी जाएगा, तो बहुत सारा समझ लो भीड़ जैसा हो जाएगा, बहुत सारा ओवर क्राउड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो इससे हमें बचाने के लिए इसलिए हम सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, ताकि वो इक्वल डिस्टेंस से और एक ही डेप्थ में यूज़ होता है। सो at times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. हमें overcrowding से प्रिवेंट करने के लिए इसलिए हम सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं नाउडेज के लिए। देन हमारा थर्ड स्टेप होता है, पहला हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड पढ़ लिया सोविंग, अब थर्ड हमारा आता है एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स सॉरी। सो अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके अंदर हमने बीए भी बो दिए, तो अभी कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए हो गए हमारे खेत में, हमारे तो क्रॉप्स को, तो उसके लिए भी हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो अब जैसे हम एक बॉडी है, हम एक ह्यूमन बींग है, सो हमें न्यूट्रिशंस के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो वैसे भी हमारे जो खेत होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर होते हैं, अब उन्हें भी न्यूट्रिशंस चाहिए। तो जो न्यूट्रिशंस उनमें ऐड करते हैं वो उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए, मतलब अच्छे से वो उग जाए, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर्स। सो वो जो ने यहाँ बोला, आई सो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने देखा कि एक हेल्दी क्रॉप एक खेत में उगा हुआ था। इन द नेबरिंग फार्म, मेरी जो हमारे पड़ोसी जो खेत है, द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कुछ उसने क्या देखा कि हमारे घर के हमारे जो पड़ोसी जो हमारे खेत हैं वहाँ पर कुछ मैंने देखा हेल्दी क्रॉप्स ग्रो हुए थे, बट कुछ थे जो बहुत कमज़ोर क्रॉप्स थे। तो ये सोच रहा है कि यहाँ पर कुछ होते हैं, जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो दूसरों से इतना अच्छे से कैसे ग्रो कर देते, इतना हेल्दी कैसे होते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिशंस टू द प्लांट्स, हमने पढ़ा है कि जो सॉइल होता है उसके अंदर मिनरल होता है, तो सॉइल हमारा सॉइल जो हमारा सप्लाइज करता है मिनरल क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्लांट्स को। सो दीज न्यूट्रिशंस आर इनेशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये जो न्यूट्रिशंस होता है ये प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो होने में। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, कभी कभी हमने देखा है जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो एक ही फील्ड, सेम फील्ड में ग्रो करते हैं।
अपने क्रॉप्स को। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। हमें कभी भी अपना फील्ड है जो खेत होता है हमें अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं छोड़ना चाहिए। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशंस। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन द। जैसे हमने एक खेत है वहाँ पर हम कब से कल्टिवेशन मतलब उस खेत को कल्टिवेशन बार बार उसी के ऊपर खेती किए जा रहे उसी के ऊपर एक बार वीट उगाया देन एक बार मक्का उगाया एक बार पैडी उगाया। सो बार बार उसके ऊपर हम कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन करें तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा सॉइल होता है उस खेत का जो सॉइल होगा मिट्टी होगा सो वो उसमें न्यूट्रिशंस ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे पुअर हो जाएगा वो। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स। इसीलिए जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें कुछ न्यूट्रिशंस के फॉर्म में मैन्योर डालना पड़ता है ताकि जो हमारा सॉइल है उसमें न्यूट्रिशंस मिल सके। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। जो हम मैन्योर्स डालते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम अपने सॉइल में जो प्रोसेस में जिस प्रोसेस में हम डालते हैं उन्हें बोलते हैं मैन्योरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को जब हम अपने खेत में मैन्योर डालते हैं उससे बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक। हम अगर गलत तरीके से डालेंगे और हमें ज़्यादा मैन्योर अपने खेत में ज़्यादा डालना भी नहीं है ज़्यादा कम भी नहीं डालना है एकदम मीडियम मात्रा में हमें डालना है नहीं तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारे वीक प्लांट्स हो जाएंगे इसीलिए हमें सफिशेंट मात्रा में डालना है। मैन्योर हमारा 2 टाइप के होते हैं जो हम डालते हैं न्यूट्रिशंस के फॉर्म में अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स में। सो पहला होता है हमारा मैन्योर होता है दूसरा होता है फर्टिलाइज़र्स। सो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो हमें नेचुरली मिलता है। वो हमें किससे मिलता है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। सो क्या होता है जो प्लांट्स जो हमारे पौधे होते हैं और जो हमारे जानवर होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उसके वेस्ट के डिकम्पोजिशन उसे सड़ने से बहुत सारे मैन्योर बनते हैं तो जिसे हम हिंदी में मैन्योर को खाद भी बोलते हैं तो वो यूज़ होता है हमारे एग्रीकल्चर में। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। सो क्या होता है फार्मर्स क्या करते हैं एक जगह कई जगह में वहाँ गड्ढा कर देंगे और उसके अंदर एनिमल्स के और जो प्लांट्स के हमारे जो वेस्ट होते हैं वो इस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। तो उससे क्या होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय जो डिकम्पोजिशन होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैनर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 5th। सो क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पर गड्ढा करते हैं उसके अंदर प्लांट्स एनिमल्स के जितने भी वेस्ट होते हैं वो डालते हैं फिर उसे खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं फिर उसे खाते हैं फिर वो सब डिकम्पोज करते हैं तो वो जाके मैन्योर बनता है जिसे हम खाद भी बोलते हैं उसे मैन्योर बोलते हैं हम जो कि हमारा यूज़ होता है एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस इन आवर एग्रीकल्चर। मूव टू द 1.2 एक्टिविटी। टेक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बहुत बार हमारे केस बेस्ड स्टडीज़ में या हमारे फिर क्वेश्चंस इसमें बहुत बार पूछ लेते हैं एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी। ये बहुत सारे पूछ सकते हैं सो प्लीज़ लर्न दिस एक्टिविटीज सब पढ़ते हुए चलना है। टेक मूंग व ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। हमें मूंग दाल होता है मूंग या कोई ग्राम कोई भी सीड ले लेना है उन्हें जर्मिनेट कर देना है। देन सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। सो हमें 3 इक्वल सीडलिंग लेने हैं हमें। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस ओवर सिमिलर वेसल्स। हमने 3 सीडलिंग लिए हैं और उसके बाद फिर हमने 3 ग्लासेस लिए हैं एक ही मतलब सेम वेसल होना चाहिए 1 2 3 ग्लासेस लिए उसके बाद बोला मार्क देम एज ABC। सो उसे हमें मार्क कर देना एक को हमें A से मार्क करना है एक को C एक से C ABC। टू ग्लास A एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटल काउ डग मैन्योर। सो जो हमारा 3 हमारे वेसल होंगे तो पहले में A दूसरे में B तीसरे में C। जो हमारा पहला ग्लास होगा उसके अंदर हमें थोड़ी मात्रा में हमें मिट्टी डालनी है और कुछ जो थोड़े काउ डग भी डालना है एज अ फॉर्म ऑफ मैन्योर और उसे छोड़ देना है। पहला हो गया। उसके बाद ग्लास B में क्या करना है पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद द लिटल यूरिया। हमें सेम टू सेम जितना हमने यूरिया फर्टिलाइज़र्स होते हैं हमारे जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे। ग्लास B में हमें क्या करना है हमें सॉइल डालना है मिट्टी डालना है सेम अमाउंट का और कुछ यूरिया डालना है फर्टिलाइज़र डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C में भी हमें सेम अमाउंट लेना है मिट्टी विदाउट एनिंग एनीथिंग। हमें उसमें C में कुछ नहीं डालना है। A में क्या करना है
ए में हमें कुछ सॉइल डालना है और कुछ काऊ डग वो सब डालने हैं। और देन हमारे बी में क्या करना है, बी में हमारा डालना है सेम अमाउंट सॉइल डालना है और यूरिया डालना है। और सी में बस सॉइल डाल देना है और कुछ नहीं करना है। नाउ पोर सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन इच। अब ये तीनों हो गए ए बी सी। अब ये तीनों में हमें सेम अमाउंट ऑफ पानी डालने हैं। पानी डालने के बाद फिर क्या बोला, एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, कीप देम इन अ सेट प्लेस एंड वाटर दैम डेली। अब हमें इसे सेफ प्लेस में रख देना है और उसे रोज़ वाटर करते जाना है, हमें रोज़ पानी डालते जाना है क्योंकि उन्हें पानी भी चाहिए होगा। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। सो 7 हमें रख देना सेफ प्लेस पे, 7-10 दिन में हमें देखना है उसे ऑब्जर्व, उसका ग्रोथ ऑब्जर्व करना है। सो ये रहा एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं। देन ये रहा हमारा फिगर 1.3 में दिखाया गया ग्रोइंग सीडलिंग विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ये ए था जिसमें हमने सॉइल एंड काऊ डग डाला था। बी में हमने यूरिया और वो सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डाला था। सी में हमने बस सॉइल डाला, कुछ नहीं डाला। सो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा हमें जो ग्रोथ दिख रहा है सी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बस सॉइल डाला है, कुछ नहीं डाला, तो सी में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ए में भी दिख रहा है, लिटिल बिट दिख रहा है, लेकिन बी में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर यूरिया डाला है। यूरिया बेसिकली हमारे एक फर्टिलाइज़र होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है। उसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे। सो डिड इन ऑल glasses grow at same? So no. Which glass shows better growth of plant? So A and B. A and B में हमने देखा कि अच्छे से शो कर रहा है। In which glass was the growth fastest? कौन से जो हमारे ग्लासेस के अंदर जो ग्रोथ है फास्टेस्ट हुआ है, तो वो बी में हुआ है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स, वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस, जो हमारे कुछ ये भी हमारे खेत में यूज़ होते हैं। मैन्योर बस इतना फ़र्क होता है कि मैन्योर हमारा इनऑर्गेनिक होता है हमारा, और फर्टिलाइज़र हमारा इनऑर्गेनिक होता है। सो ये भी न्यूट्रिशंस देना है, दोनों का काम एक ही है, सॉइल को न्यूट्रिशंस देना है। सो ये भी न्यूट्रिशंस देता है बट ये केमिकल्स होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? मैन्योर से कैसे डिफरेंट है? फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइज़र, ये आपको याद कर लेना, बहुत बार पूछ लेते एग्जाम में कि कुछ एग्जांपल्स बताइए फर्टिलाइज़र्स के। सो यूरिया हमने देखा था, हमने क्लास बी में हमने यूरिया ऐड किया था। एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एंड पीके जिसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फर्टिलाइज़र्स के। देन है द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज विड पैडी। सो ये भी बहुत हेल्प करता है हमारा जो फर्टिलाइज़र्स जो बहुत हेल्प करते हैं फार्मर्स को अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स जैसे वीट, पैडी एंड मैज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट इसमें एक दिक्कत है कि हमारा जो इसको डालने से हमारे खेत में जो हमारा जो सॉइल हो जाता है वो लेस फर्टाइल हो जाता है, उतना अच्छा फर्टाइल नहीं हो पाता। जबकि मैन्योर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये इनऑर्गेनिक है, इसीलिए हमारा जो सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से हमारा जो वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बार हो जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमें अपने जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बरकरार करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर टू लीव द field uncultivated fallow in the between two. The use of manure improves soil texture as well as water retaining capacity, replace the soil with nutrients. So हमें मैन्योर ज़्यादा हेल्प करता है जो हमारा सॉइल का टेक्सचर बरकरार करने में। So another method of replacing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation मतलब उसी क्रॉप पे अलग अलग प्लांट्स को हमें ग्रो करना है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। मतलब अलग अलग क्रॉप्स हमें एक ही हमें जगह पे अलग अलग क्रॉप्स हमें ग्रो करना है, तो उससे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replacement of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged in out of practices. सो इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। हमने अपने पिछले क्लासेज में 6th-7th क्लास में हमने पढ़ा था राइजोबियम में। ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारा
एटमोसफेयर फिक्सिंग में, सो नाइट्रोजन का हेल्प करता है। सो बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये हेल्प करता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनियस, जो हमारे जो दाल के जो प्लांट्स होते हैं लेगुमिनियस के, उसके जो रूट्स में ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम। दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इधर हमें दिया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया, आई थिंक एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। सो फर्टिलाइज़र जो हमारे केमिकल में बनता है, मैन्योर जो हमारा ऑर्गेनिक होता है। सो पढ़ते एक एक करके। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, कि हमारा क्या होता है मैन मेड, मतलब हमारे इंसान ह्यूमन बींग्स इसे बनाते हैं और इनऑर्गेनिक होता है, नेचुरली नहीं बनता है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decomposition of cattle dung and plant residues। सो ये जो हमारा होता है ये नेचुरल होता है, और ये हमारा किससे ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। सो ये हमारा ऑर्गेनिक होता है। देन हमारा फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो हमारे फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में हमारे बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, जो हमारे मैन्योर होते हैं वो हमारे खेतों में बनते हैं। हमने पढ़ा था कि फार्मर्स एक गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर सारे ऑल वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को डाल देते हैं, देन उससे बनता है, तो ये बहुत नेचुरली है। देन फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइज़र है कोई अच्छा चीज़ हमें सॉइल में नहीं पहुंचाता है, कोई लाभ नहीं देता हमें। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये हम बहुत सारे लॉट ऑफ ह्यूमस हमें प्रोवाइड करता है हमारे सॉइल में। सो हमारे फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच एंड प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स में न्यूट्रिशन देती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। जो हमारा जो मैन्योर होता है वो थोड़ा कम होता है न्यूट्रिशंस देने में प्लांट्स को, बट वो भी देता है, बट ये हमारा जो होता है ये हमारा नेचुरली हमें मिलता है। और वो जो हमारा फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है, फैक्ट्रीज में बनता है। देन एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर, दिस इज़ बिकॉज जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर होता है कुछ कारण की वजह से। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये जो हमारा जो सॉइल के अंदर जो हमारे वाटर कैपेसिटी होता है उससे होल्ड करने में मदद करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजली, इसमें जो हमारा जो सॉइल होता है उसमें ज़्यादा अच्छे से पोरस बनाता है, जिससे जो हमारा गैसेज होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं, ईजिली होते हैं। देन इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये मैन्योर हमारा हेल्प करता है, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उसे इंक्रीज करता है। देन इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, जो हमारे सॉइल का जो मिट्टी का टेक्सचर बरकरार करने में ईज होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा स्टेप होता है जिसे इरिगेशन बोलते हैं, जब हमें खेत में अपना पानी डालना रहता है उसे बोलते हैं इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हम सारे लोग को, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सबको पानी की बहुत ज़रूरत है। सो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो जब हम अपने प्लांट्स में जो पानी डालते हैं तो किससे ऑब्जर्व होता है, वो जो हमारे जड़ होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के जो जड़ होते हैं उससे एब्जर्व जो होता है ये हमारे पानी। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व, और साथ में हमारे पानी के साथ हमारे मिनरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी ऑब्जर्व होते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारा 90% जो हमारा वाटर है वो कंज्यूम करते हैं। वाटर इनिशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, ये हमारा पानी इसलिए ज़रूरत है, हमारे जो खेती में पानी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो बिना मतलब ड्राई कंडीशन, सूखी जगह पे, हमारे सूखे क्लाइमेट में वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए हम इरिगेशन का यूज़ होता है पानी देने के लिए। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost, hot air currents. जो हमारा जो वाटर होता है वो एग्रीकल्चर में डालने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे वो हमारा हेल्प करता है फ्रोस्ट से बचाने में हेल्प करता है, और जो हॉट एयर होता है उससे भी बचाता है, जिससे हमारा जो प्लांट्स होता है वो सूख सकते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, तो हमें मेंटेन जो हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर होता है तो उसके हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए हमें पानी रोज़ डालना ज़रूरी है अपने खेत में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरीगेशन,
ये इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने खेत में हम जब पानी की ज़रूरत होती है, सबको पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑफकोर्स खेत को भी होगी। तो जब हम अपने खेत को जब पानी डालते हैं, उसमें जब पानी हम डालते रहते हैं तो उसे बोलते हैं इरीगेशन। सो बेसिकली सिंपल यही है कि जब हम पानी डालते हैं अपने खेत में तो उसे बोलते हैं इरीगेशन, इसी को बोलते हैं इरीगेशन। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. ये अलग कितना हमें पानी डालना है ये डिपेंड करता है वो कैसा क्रॉप है, कैसा सॉइल है, कैसा सीज़न है, कौन सा सीज़न चला है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। जो समर जो हमारी गर्मियों में होता है उसमें खेत में हमें ज़्यादा पानी डालना रहता है, क्योंकि उस वक्त हमें क्योंकि वो सूखा पड़ने का डर रहता है खेत में, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इरिगेशन करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। वाई इज़ इट सो मैंने बता दिया ड्राई कंडीशंस, हमारे समर में बहुत सारे और गर्मियों में बहुत सूख जाते हैं प्लांट्स बहुत सारे, दैट्स वाई वी नीड इरिगेशन। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I'm very then मुझे ने सोचा I am very careful this year about watering the plant. Last summer my plant dried up and तो इसने सोचा कि इस बार मैं बहुत सावधानी से रहूँगा पानी जो प्लांट्स को जो पानी देते, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था गर्मियों में इसके जो प्लांट्स होते हैं ये सूख गए थे और वो मर गए थे। और कुछ सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, मतलब किस सोर्सेज से हमें हमारे प्लांट्स में या हमारे जो एग्रीकल्चर में पानी कैसे जाता है, कुछ सोर्सेज हो जैसे द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, कुएँ से, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। ये कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम अपने खेत में पहुँचाते हैं पानी। सो ट्रेडिशनल मेथड, एशियन पहले के ज़माने में कैसे हमारे इरिगेशन किया जाता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स एंड लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। सो पहले के ज़माने में जो हमारा जो वाटर होता था ज़्यादातर हमारा वेल्स में, कुएँ में, तालाब में, ऐसी जगह पे होता था, तो ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता था हमारा अलग अलग खेतों में अलग अलग जगह में पानी हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। ऐसे जो पहले के ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इसमें हमारे ह्यूमन लेबर एंड साथ में हमारे जो कैटल्स होते हैं जानवरों को भी यूज़ किया जाता था। सो दिस मेथड आर चीपर। ये जो पहले के मेथड होते थे, ट्रेडिशनल मेथड होते थे, ये बहुत सस्ते होते थे, चीपर होते थे, बट लेस इफ़िशियंट। ये ज़्यादा मतलब बहुत टाइम लेता था ये, मतलब पहले के जो हमारे ये मेथड इजी तो था, मतलब चीपर तो था, बट बहुत टाइम लगता था इसे करने में, और साथ में बहुत इसे टाइम लगता था, साथ में बहुत सारे लेबर भी लेता था। सो बहुत सारे मेथड हैं। हमारा पहला है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। सेकंड है चैन पंप। सो एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। सो मोट में क्या होता है, यहाँ पर किसी भी एक चीज़ से, जैसे यहाँ पर वेल है तो कुएं से एक आदमी है वो लेगा, वो निकाल के जो ये जो हमारे मटकियों के निकाल के वो उसके बाद फिर एक खेत होगा, खेत से एक पाथ बना देगा। वो पानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब ऐसे पाथ बना के रखा है कि पानी जाके फिर यहाँ पर आके ये एग्रीकल्चर में हमारे जो खेती में वो चला जाएगा। देन इसे क्या करना पड़ता है, एक एक मटके में से निकाल के पानी इसमें डालना रहता है, ताकि जो हमारा जो पाथ उसने बनाया ताकि वो जाके इरिगेशन में जाए। तो इससे बहुत टाइम लगता था ये करने में, सो इसीलिए वो ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है। देन हमें सेकंड है चैन पंप। चैन पंप में क्या होता था, यहाँ पर एक चैन पंप टाइप का कुछ यहाँ पर बाल्टी लगा देते थे। यहाँ जो ये हमारा जो व्हील है वो रोटेट होता जाएगा, तो उससे हमारा जो बाल्टी का पानी है गिरता जाएगा, और साथ में यहाँ पर एक पाथ बना देते था ताकि ये पानी जाके सीधा हमारा एग्रीकल्चर में जाके गिरे, तो उससे बोलते थे चैन पंप। सो हमारा तीसरा धेकली है। धेकली में क्या होता था, ये क्या एक कुआं होता था, एक वो लगे रहते थे, लकड़ी लगे रहते थे। फिर उसके बाद यहाँ से बाल्टियाँ ये लेते थे। उसके बाद ये जो लेबर है ये एक एक करके बाल्टियाँ कर करके इरिगेशन में डालते थे, तो ये बहुत टाइम लेता था। देन हमारा लास्ट हो जाता है राहत। राहत में क्या होता था, यहाँ पर एक गोला सा बना देते थे, यहाँ पर बहुत सारे व्हील लगा देते, बहुत सारे हमारे बकेट्स बाल्टियाँ रख देते थे, और साथ में यहाँ पर एक काऊ को यहाँ पर रख देता है। जैसे ही गोल गोल घूमेगा ये भी घूमेगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से एक पाथ बना है जहाँ ये जाके एग्रीकल्चर में जाके पानी फिर देगा, उससे हमारा पानी मिल जाएगा। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. ये pumps जो used होते थे पहले ट्रेडिशनल मेथड में, सो इसे पानी में लिफ्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता था, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेट्स मूव टू मॉडर्न। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब वो ट्रेडिशनल मेथड से अब ये मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज, कुछ मेथड्स होते हैं हमारे, 2 मेथड्स होते हैं। सो हम लिखते पहला स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें क्या होता था, द सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर एफिशिएंट वाटर इज़ नॉट। ये ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे जो लैंड होते हैं वो अच्छे से फर्टाइल नहीं है, ऐसे ऊपर खबड़ है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता था। जहाँ पानी की कमी है, पानी उतने अच्छे से वहाँ अवेलेबल नहीं है खेत में डालने के लिए, तो ये ज़्यादा यूज़ होता था स्प्रिंकल सिस्टम। सो द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, यहाँ पर शायद पिक्चर भी दिया है। सो इसमें क्या बोला है, द परपेंडिकुलर पाइप, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर पाइप लगा रहता था, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, यहाँ पर उसके टॉप पे एक नोजल यहाँ पर लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोजल लगा है, ये परपेंडिकुलर पाइप है, यहाँ पर एक नोजल लगा है टॉप पे। देन आर जॉइन टू द मेन पाइप लाइन एट द रेगुलर इंटरवल, और ये जो हमारा नोजल है ये जाके कनेक्टेड हमारा जो पानी हमारा खेत के लिए जा रहा है। सो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर अलग अलग करके हमारा एक पाइप लगा है, जिससे उसके बाद क्या होगा, व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। सो पंप की मदद से, जहाँ वेल की मदद से वो पानी अलग अलग प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इट स्किप्स फ्रॉम रोटेटिंग नॉर्मल, इट गेट स्प्रिंकल ऑन द टॉप। तो एक एक प्लांट्स के ऊपर जाके वो ऐसे स्प्रिंकल होगा, मतलब बरसात में जैसे रेनी सीजन जैसे स्प्रिंकल करेगा। सो लाइक एज इफ इट इज़ रेनिंग। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांट्स, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर्स। ये ज़्यादातर कुछ प्लांटेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हमारा कॉफ़ी का हो गया, और कुछ अलग अलग। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, पाइप है, और उसके बाद उसके यहाँ पर एक नोजल लगा है जो कि हमारा सीधे कनेक्टेड है, जो हमारा मेन पाइप है जो जाके हमारे एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है। सो हर प्लांट के ऊपर अलग अलग पाइप लगा है। उसके बाद जब हम यहाँ से नोजल को रोटेट करेंगे, ऑन करेंगे, तो सारे जाके स्प्रिंकल हो जाएंगे अलग अलग प्लांट के ऊपर। सो ये ज़्यादातर वहाँ पर होता है जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता, तो ये ज़्यादातर होता है। सेकेंड हमारा ड्रिप सिस्टम सॉरी, ये हमारा सेकंड मेथड है। सो इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लोज ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। सो इसमें क्या होता है, सीधा प्लांट्स के जो रूट्स में जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके ऐसे ऐसे गिरता रहता है वहाँ पर। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसे हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज़। ये बेस्ट है हमारा कहाँ कहाँ के लिए, वाटरिंग फ्रूट्स को अगर हमें वाटर देना है, प्लांट्स को देना है, गार्डन्स को देना है, ट्रीज़ को देना है, तो ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम है हमारा उन्हें पानी देने के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इसमें तो बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा जाके रूट्स में दे रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी इज़ ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर सेम टू सेम वैसे वेल, वहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर नोजल लगे रहते हैं। सो ऐसे यहाँ पर एक लाइन ऐसे पाइप लगी रहती है, और पाइप के आगे एक अलग से पाइप लगा रहता है, वो जाके एक एक प्लांट्स के रूट्स में जाके पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे गिराता है, जिससे हमारा पानी वेस्ट भी नहीं होता है, और पानी की कमी जहाँ वो यूज़ होता है। सो अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स बेसिकली हमारे वो होते हैं जब हम खेतों में अपना जब हमें समझ लो हमें गेहूं की खेती करनी है, गेहूं की खेती करने के बाद हमने सब कुछ इरिगेशन सब कुछ कर लिया, तो हम देखते हैं कि कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जो गेहूं के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो कुछ अलग घास फूस अपना वहाँ पर उग जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए उसे बोलते हैं वीडिंग। सो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। So Bhujo and Pahili went to a nearby wheat field and saw there were some other plants in the field growing along with wheat plants. So इसने सोचा, so यही सब बताया. Then in the field many other undesirable plants may grow naturally along with the help of crops. The undesirable plants are called weeds. सो बेसिकली वही है, जब हम अपना जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर जब हम कुछ उगाते हैं, तो कुछ अलग से भी नेचुरली कुछ अपने आप ही कुछ जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं खेतों में, तो उसे हम बोलते हैं वीड्स बोलते हैं उस प्लांट्स को, जो हमारे अपने आप ही उग जाते हैं, जिसे हम उगाते नहीं हैं, वो अपने आप ही नेचुरली उग जाते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉलिंग. सो जो वो वीड को हटाना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारा जो मेन प्लांट्स होते हैं उससे वो नुकसान देता है, तो उसको हमें हटाना पड़ता है वीड्स को. सो जो प्रोसेस होता है जब हम उसको घास फूस जो अपने आप ही उग जाता है उसको हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेस and light. Thus, they affect the growth of crop
हमें ये हटाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मेन क्रॉप्स हो गए उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ये ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को कम कर सकता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड में पॉइजनस फॉर एनिमल्स। और कुछ कुछ वीड्स होते हैं जो नेचुरली लग जाते हैं, जो हमारे जो जानवरों और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्वेस्टिंग के टाइम कुछ आ जाते हैं हमारे, जो हमारे पॉइजनस होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं हमारी ये वीड्स को हटाने के लिए। सो बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रूटिंग एंड किलिंग वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड मिक्स विद द सॉइल। कुछ होते हैं जो सोइंग करने से पहले ही हमारे जो सॉइल में मिक्स हो जाता है। सो द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल वीड्स इज़ दे प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑफ सीड। जो हमारा बेस्ट टाइम होता है जो वो कुछ पौधे को हटाने के लिए, वो तब होता है जब वो फ्लावर्स एंड सीड प्रोड्यूस कर देते, उससे पहले जब वो फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूस करने से पहले हमें उसे हटा देना चाहिए। द मैन्युअर रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। सो जो हमारा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो उसको हम खुरपी से हटाते हैं। खुरपी बेसिकली आपने देखा होगा ऐसे होता है, कुछ खुरपी टाइप का जो यूज़ होता है हमारे खेतों में, जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उससे हटाने में। सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। सीड ड्रिल भी कभी कभी यूज़ होता है। Weeds are controlled by certain chemicals are called weedicide। जो कुछ हमारे प्लांट जो हम खेतों में कभी कभी आपने देखा होगा कुछ केमिकल्स डलते हैं, उसे हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। उससे क्या होता है, जो हमारे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, उससे हमारा ग्रो नहीं करते, तो फार्मर वही यूज़ करते हैं। लाइक 2,4-D ये एग्जांपल है, ये आ सकता है। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द। ये जो होता है ये स्प्रे किया जाता है खेतों में ताकि ये जो हमारे जो वीड्स होते हैं वो मर जाए, किल हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये जो वीडिसाइड होते हैं ना, ये बस वीड्स को मरने के हेल्प करते हैं। ये हमारे जो मेन क्रॉप होंगी, फसल होंगे, जो हमारा मेन फसल होगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। The weedicide are diluted with water to extent required and sprayed in the field with spear। सो ये हमारा यूज़ होता है, फार्मेसी से यूज़ करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये स्प्रे कर रहे हैं अपने खेत में ताकि विड विद द हेल्प ऑफ विडसाइड। ये जो एग्रीकल्चर में जो हमारे वीड्स आ जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स आ जाते हैं, उसे हटाने के लिए स्प्रेइंग विडसाइड। So, as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds, flowering and seed। ये सब वही बताया है कि हमें वो केमिकल्स होते हैं, वो हमें वो करते समय हमें अपने चेहरे पे क्लोथ रख लेना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, वो हमें हार्म कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जो नोज़, नाक और मुंह बंद करके रखना चाहिए और बहुत केयरफुली हमें उसे डालना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं तो हार्मफुल हो सकते हैं ऑफकोर्स ह्यूमन बींग के लिए। सो हार्वेस्टिंग, अब हमारा 6th आता है हार्वेस्टिंग। मतलब अब हमारे जो फसल है, अब खेत में सारी फसल उग गए, इरिगेशन, प्रिपरेशन, सॉइल सब हो चुका है। अब हार्वेस्टिंग, अब उसे काटने का समय आ गया, उसे हमें काटना है। अब हार्वेस्टिंग, उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप एकदम अच्छे से मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर के जो सारे फसल वो सब आ जाते हैं, तो उससे जब काटने की बारी आती है तो उसे काटना, जो जब हम उसे काटते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, मैच्योर होना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुलेड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड से ही हमें उसे हार्वेस्ट कर लेना रहता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months टू रियल क्रॉप टू मैच्योर होने में 3 या 4 months तो लेता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे जो इंडिया में जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो या तो बेसिकली वो सिकल से होता है। सिकल इसे बोलते हैं, जिससे हम अपने, जब हमारा एकदम फसल एकदम अच्छे से उग जाता है, उसे काटने में जब उसे रखने की बारी आती है, या तो हम सिकल यूज़ करते हैं, इसे हम सिकल बोलते हैं, या तो एक मशीन आती है उसे हार्वेस्टर बोलते हैं, उससे यूज़ होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। सो क्या होता है सेपरेटेड? सो क्या होता है, जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारा जो जब उसे काटते समय कुछ ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे ग्रेन्स मतलब हमारे ग्रेन्स के साथ कुछ अलग अलग चाप, मतलब जो घास भूस भी आ जाते हैं काटते समय। सो उसे अलग करने के लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग।
सो जब हम उसे काटते हैं सिकल के हेल्प से तो कुछ ग्रेन्स के साथ अलग अलग चाप भी आ जाता है। चाप मतलब घास फूस उसके साथ जो अनवांटेड होते हैं उसके साथ कट जाते हैं। सो उसे हटाने के लिए उसे जब हम उसे हटाना रहता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। सो ये कैसे होता है, थ्रेशिंग प्रोसेस कैसे होता है, कंबाइन की मदद से। ये रहा बेसिकली, ये गाँव में ज़्यादा यूज़ होता है। विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। थ्रेशर भी यूज़ होता है, हार्वेस्टर भी यूज़ होता है। सो इसमें थ्रेशिंग का प्रोसेस यही होता है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं अपने पूरे क्रॉप को, तो कुछ ग्रेन्स के साथ चाप में हमारे मिल जाते हैं, कुछ घास फूस में मिल सकते हैं। तो उन्हें अलग करने के लिए ग्रेन्स, हमें तो ग्रेन्स चाहिए ना, ये तो अनवांटेड है, चाप तो हमें चाहिए नहीं। तो हमने वो ग्रो किया नहीं तो हमें ग्रेन्स चाहिए, तो उसे अलग करने को, दोनों को अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कॉम्बाइन की मदद से होता है। सो फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन। सो छोटे छोटे जगह पे जहाँ सेपरेशन होता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं विनोइंग। मतलब वहाँ भी ऐसे ही होता है बट वो मशीन के द्वारा नहीं होता। जो मशीन के द्वारा होता है उसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और जो जो स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड के लिए होता है, जो स्मॉल लैंड्स के लिए होता है उसे विनोइंग। इसमें भी वही होता है, जो हमारे ग्रेन्स होता है चाप को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए होता है, जो कि हमने ऑलरेडी अपने क्लास 6 में पढ़ा है। ये विनोइंग है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग मशीन होता है ये। सो यहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो दे आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। सो इतना 3-4 महीने की जो कड़ी मेहनत करने के बाद एक वो दिन आता है जब हमारा प्लांट्स होता है अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इसे हार्वेस्ट करने का मौसम आ जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेजेंड विथ ग्रेन्स फील्ड विथ हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। सो the effort of the past season have borne fruits and time to relax and enjoy. So जो हमारा हार्वेस्ट होता है तो इस पे हम इंजॉय करते हैं, फार्मर्स इंजॉय करते हैं, क्योंकि कितनी मेहनत लगी है, हमारा 3-4 महीने लगे हमारे फसल को ग्रो करने में। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ थर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो बहुत हैप्पीनेस होता है जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आ जाता है पूरे कंट्री में। मेंस एंड वुमेन्स सेलिब्रेट इट ग्रेट एंथुसियाज्म। जो हमारे मेंस एंड वुमेन्स होते हैं जो बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन के वक्त, जिसे हम बोलते हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नव्या एंड बिहू। बेसिकली इनका ये सारे जो हमारे डेज होते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इनका मोटिव ये होता है कि हमारा अब हार्वेस्ट करने का सीज़न आ चुका है, हमारी कड़ी मेहनत रंग लाई। अब लास्ट सीज़न होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है एक्टिविटी, उसे बोलते हैं स्टोरेज। सो अभी सब कुछ हो गया, हार्वेस्ट हो गया, स्टोरेज। अब हमें उसे रखना क्या है, इतने बड़े अमाउंट ऑफ हमें जो ग्रेन्स है हमारे वो सब रखना कहाँ है हार्वेस्ट होने के बाद, घर में तो ऑफकोर्स नहीं रखा पाएगा। सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर वो हमारा हार्वेस्ट करने में जो ग्रेन्स अच्छी जगह पे रखेगा तो ऑफकोर्स वो सेफ़ रहेगा, मॉइस्चर से बचेगा, रैट से बचेगा। और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, अगर हम ऐसे खुले हार्वेस्ट हमारे जो ग्रेन्स को रख देंगे तो ऑफकोर्स उसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, इसीलिए उसे सेफ प्लेस में रखा जाता है। तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them until for germination. सो अगर हम ऐसे खुले जगह पे अगर इन्हें रख देंगे तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा। प्लांट्स जो हमारे हो जाएंगे, हमारे सूख जाएंगे, या तो फिर जो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा ही ख़राब हो जाएंगे। सो हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन रेड्यूस मॉइस्चर। सो उसमें बहुत मॉइस्चर होती है, बहुत नमी होती है, तो पहले तो नमी होती है उसमें। सो पहले तो स्टोरेज करने से मतलब उन्हें अच्छी जगह सेफ प्लेस पे रखने से पहले हमें पूरे हार्वेस्ट जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उन्हें पहले हमें सुखाना पड़ता है सन के द्वारा। सो दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट। इससे क्या होता है, जो हमारे कीड़े होते हैं, इससे बचाने में मदद करता है। सो इधर है हमारा फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बॉक्स और मेटालिक बीन्स। जो हमारे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं या तो जूट बैग होते हैं, जो हमारे बोरे होते हैं उसमें रखते हैं, या तो मेटालिक बीन्स होते हैं उसमें रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन इज़ डन इन सिलोस एंड ग्रैनरीज। सो जो थोड़े बहुत जो स्मॉल अमाउंट में, जो हमारे स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे जूट बैग्स
मेटालिक बीन्स में रखते हैं, बट कुछ ज़्यादा अगर स्टोरेज रखना है, बहुत सारे ग्रेन से बहुत लार्ज अमाउंट में है, लार्ज स्केल में, तो ज़्यादातर वो डन होते हैं सिलोज में और जनरीज में। प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन्हें रैट्स इंसेक्ट्स ना खा सके। ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। घर पे हमारे जो स्टोर करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ नीम के पत्ते रख देते हैं ताकि वो जो हमारे जो कीड़े हैं उससे बचा सके, कीड़े से बचा सके स्पॉइल होने से। फॉर स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कुछ हम कभी कभी इसे गोडाउंस में भी रख देते हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं। सो ये रहा, ये जो लार्ज स्केल में जब हम अपना जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं यूज़ होते हैं, सो इसे बोलते हैं सिलॉज, जो हमारे स्टोरेज में हेल्प करता है। और जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, उसे बोलते हैं स्टोरेज इन जूट बॉक्स। ये बोरे में पैक करके रख देते हैं ताकि इन्हें कीड़े मकोड़े ना खा सके। सो हमारा लास्ट टॉपिक आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स के लिए फूड। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी 1.3 दिया है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। नोटबुक बनाना कंप्लीट करना है। फूड मतलब क्या क्या हमें मिलते हैं, सोर्सेज क्या है, जैसे मिल्क, दूध हमें किसके किसके द्वारा मिलते हैं, काऊ, गाय, बफेलोज, भैंस। और देन हमारा गोट, बकरी, और कुछ कैमल, अलग अलग चीज़। सो सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो आपको अपने नोटबुक में बना के लिखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू हैव मस्ट सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं अलग अलग फूड के साथ उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग खाने उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो पीपल हमारे कोस्टल एरियाज मतलब जो समुद्र तट पे जो रहते हैं वो ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं फिश, उनका मेजर पार्ट ऑफ डाइट होता है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, कुछ फूड पढ़े थे जो कि हमारा जो प्लांट्स के द्वारा हमें मिलते हैं। जस्ट वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। अभी अभी इसी चैप्टर में हमने देखा कि क्रॉप, हमें फसल उगाने के लिए हमें कितने सारे एक्टिविटीज़, कितने सारे हमें मेहनत करना पड़ती है, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे हमें सीड को चूज़ करना, सोइंग करना। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि घर में उन्हें रखा जाता है, या तो बड़े बड़े फार्म में उन्हें स्टोर करके एनिमल्स को रखा जाता है। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि जब हम कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ फार्म होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को एक बड़े लार्ज स्केल पे एक ही एनिमल को रखते हैं, तो और हमें और अलग बार बार उन्हें, जब हम उन्हें प्रॉपर फूड के और शेल्टर के साथ केयर देते हैं उन्हें, तो उस जो लार्ज स्केल जो डन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हम क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो